ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं जैसे रोजगार जनरेशन से भी। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रोजगार भी जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा तो फिर उससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो रोजगार के अवसर पैदा करने के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से आप इस बजट को कितना सही मानेंगे? हाँ, ये रोजगार का हमारा जो मसला है, मेरा दृष्टिकोण इसमें थोड़ा सा फर्क है जो जनरल दृष्टिकोण लोग रखते हैं उससे। पहली बात तो ये है कि हमारे देश में जो है बेरोजगारी की समस्या पर हम बहुत बात करते हैं, पर अगर आप डेटा देखें तो बेरोजगारी बाय इटसेल्फ इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोगों की आय कम होने के कारण हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करना ही है, तो वो कुछ न कुछ कर ही रहा है। तो आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा देखें तो आखिरी हमारे पास जो है एस्टिमेट इसका बेरोजगारी का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो हमारा आता है उसके 2020-21 साल वाला है, तो उसमें करीब 4.2% है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हमारे पास हर क्वार्टर के आ जाते हैं, तो आखिरी क्वार्टर जो था वो जुलाई अगस्त सितंबर 2022 वाला था, तो वो काफी रिसेंट है। उसमें करीब 7.2% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट आंकी गई है, और ये पिछले 4 साल में क्वार्टरली लेवल पर सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई है। मेरा ये मानना है कि हमारे देश की समस्या बेरोजगारी की कम है, जो मैं कहता हूं अंग्रेजी में हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास उसमें उनकी पूरा पोटेंशियल आगे नहीं आ पा रहा है। जितनी इनकम वो जनरेट कर सकना चाहिए उतनी इनकम वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनकी क्षमता के मुताबिक, काबिलियत के मुताबिक उनको काम नहीं मिल पा रहा है। कहाँ, ये मुश्किल है। और कई ऐसे भी हैं कि जो काम कायदे से एक इंसान कर सकता है, जो एक वर्कर कर सकता है, उसको 2 या 3 वर्कर मिलकर कर रहे हैं, तो वो ही इसका मतलब ये हुआ कि प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो कम हो गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये हमारी स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही समस्या है। क्योंकि हमने क्या किया है, ये मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि शुरू से हमने क्या किया है कि सारी हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारा जोर रहा है वो बड़े बड़े उद्यमों पे ज्यादा रहा है। तो शुरू में हमने स्टील मिल्स में लगाए थे, मशीनरी सेक्टर में लगाए हमारा इन्वेस्टमेंट। तो ये सिलसिला आज भी जारी है। अगर आप देखें कि हमारी सबसे ज्यादा जो सफल सेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, तो देख लीजिए, एक तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का बड़ा सफल सेक्टर है, वो भी बहुत हाईली कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा उसमें निवेश लगता है, वर्कर कम लगते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स की देख लीजिए, केमिकल्स को देख लीजिए। तो हमें क्या हुआ है कि हालांकि हम काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैंने अभी कहा करीब 35% जीडीपी का अब इन्वेस्टमेंट आ चुका है, पर 30 तक तो 29-30 पे तो चलता ही रहा है हमेशा से, पिछले 20-22 साल से अगर देखें तो। पर हुआ ये है कि ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है हमने ऐसे सेक्टर्स में लगा दिया है जहां पर वर्कर बहुत कम है। अब हमारा जो रिसोर्स है सबसे बड़ा वो तो लेबर है, वर्कर है। दूसरे जो ज्यादातर वर्कर्स हैं वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में एम्प्लॉयड हैं। अगर पहले तो देख लीजिए, एग्रीकल्चर है, कृषि में है, कृषि में करीब 45% वर्कर हमारे कृषि में लगे हुए हैं, 42 से 45 मान लीजिए कृषि में लगे हुए हैं। वो भी बहुत छोटे छोटे खेतों पर, मतलब आप देख लीजिए आधे खेत हमारे जो हैं वो करीब आधे हेक्टेयर के भी नहीं है। ऑन एवरेज आधे खेत जो है करीब क्वार्टर हेक्टेयर, चौथाई हेक्टेयर के हैं, तो उस पर क्या खेती कर सकती है? तो वो भी अंडर एम्प्लॉयड है फिर किसान उसमें। इधर जो इंडस्ट्री और सर्विसेज में है उसमें ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस में बैठे हुए हैं करीब करीब, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं करीब 80% जो है, बाकी के जो बचे हुए इंडस्ट्री और सर्विसेज के वर्कर्स हैं, इनके पास हार्डली कुछ कैपिटल है। तो एक तरफ तो वर्कर जो लगे हुए हैं बहुत जरा से वर्कर्स, उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, दूसरी तरफ ज्यादातर वर्कर जो हैं, जो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसके पास हार्डली कुछ कैपिटल है। तो उसकी वजह से ज्यादातर जो वर्कर्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन क्षमता है, उत्पादन करने की क्षमता, वो बहुत कम है।
तो ये मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रहा था वो है। ये बहुत बड़ी समस्या है, स्ट्रक्चरल समस्या है, इसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। और सरकारों का ये हमेशा रहता है, चाहे आप प्लानिंग के जमाने की सरकारें देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी के समय की या बाद में इंदिरा गांधी जी के समय की, अब भी की भी कोई भी सरकार, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, सभी सरकारों में ये रहता है कि बड़े बड़े उद्यमों, बड़े बड़े उद्योगों पर सब जोड़ देते हैं, पर ये नहीं सोचते कि इसमें जो है वर्कर का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि उसको ज्यादातर वर्कर्स को अनफ कैपिटल, काफी कैपिटल जो थोड़ी बहुत जो चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो इसकी वजह से फिर हम जो विश्व की जो एक्सपोर्ट्स हैं, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, उनमें भी हमारा कॉम्पिटिटिव एज नहीं बन पाता। क्योंकि जैसे आप क्लोथिंग इंडस्ट्री लें, कपड़ों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया में 800 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट होते हैं कपड़ों के, पर हमारा इसमें कुछ भी, हम मुश्किल से 20 बिलियन डॉलर भी नहीं एक्सपोर्ट कर पाते 800 बिलियन डॉलर्स के। चीन है 150 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, हमसे ज़्यादा वियतनाम जो जिसके करीब 90 मिलियन है पॉपुलेशन सिर्फ, यानी कि 9 करोड़, वो हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कपड़े। बांग्लादेश हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कपड़े। तो अगर इसमें हमारी बड़ी कंपनियां आए, जैसे कपड़े का उद्योग है, इसमें बड़ी कंपनियां आए जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसका फायदा उठाएं, थोड़ी कैपिटल यूज कर सकें ज़्यादा, क्योंकि हमारे दूसरे देशों के मुकाबले में जो 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 सफल देश हैं, जैसा मैंने बताया कि चीन हुआ या वियतनाम हुआ या बांग्लादेश हुआ, कपड़ों के मार्केट में जो सफल देश हैं उनमें कंपनियों की स्केल बड़ा है, और इस वजह से उसमें फिर जो है हर वर्कर के पास कैपिटल भी ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कपड़े बनाने में, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें ज्यादा लेबर लगता है, कैपिटल कम लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि इनको कैपिटल नहीं चाहिए, उनको भी कुछ कैपिटल चाहिए। और कई चीजों को ऑटोमेशन वो भी कर सकते हैं, तो अगर ऑटोमेशन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती है, और फिर जो है विश्व में कंपीट अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इस पे अभी भी मैं समझता हूँ कि हम पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बजट में इसको एड्रेस करने के लिए कुछ अच्छे प्रावधान हैं, या पिछले 4-5 साल में जो बजट आए हैं उसमें इस दिशा में सोचा जा रहा है और कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ग्रेजुअली? कुछ प्रोग्रेस हुई है, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हुई है। अगर पूरा 20 साल का काल, 20-22 साल का काल लें हम, तो कुछ प्रोग्रेस तो हुई है, क्योंकि कई पॉलिसीज थी हमारी जो इस तरीके की पॉलिसी को ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिजर्वेशन हुआ करता था, तो उसमें तो साफ एक था कि भाई कानून ऐसा था कि 800 सेक्टर, हमारे 800 प्रोडक्ट ऐसे थे जिनमें कपड़ा भी था, जिनमें फुटवेयर, जो जूते बनाने का था, तो फुटवेयर कहते हैं, वो इंडस्ट्री हुई, फर्नीचर इंडस्ट्री, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व थे, उसमें बड़े उद्यम आ ही नहीं सकते थे। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप जो है उसमें अगर आप मशीनें नहीं लगा सकते, अगर आप लार्ज स्केल पे नहीं जा सकते, स्मॉल स्केल ही आपका रहना है, तो आपको मशीनों का इजाजत ही नहीं थी। और ये स्मॉल स्केल की डेफिनेशन भी ऐसी थी कि करीब $1 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते आप। तो अगर क्योंकि 1 मिलियन से ऊपर गए तो आप स्मॉल स्केल में नहीं रहते। तो ये कानून ही गलत था, जिसको हमने जो है करीब 2005 में जाके ख़त्म किया। अब आप सोचिए 1950 से 2005 तक 55 साल तक ये हमारा कानून रहा कि ये जो 800 करीब प्रोडक्ट ऐसे थे जिसमें $1 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले उद्यम आ ही नहीं सकते थे। तो ये पुरानी, तो अब वो खत्म हो गया। वो 2005 के आसपास करीब जो है कुछ प्रोडक्ट बच गए थे, वो मोदी सरकार ने खत्म किए थे, आखिरी के करीब 20 प्रोडक्ट थे 800 में से। पर अब करीब पर 2005 तक ज़्यादातर जो है ये रिजर्वेशन खत्म हो गया था। उसके अलावा फिर क्या हुआ कि लेबर लॉज हमारे बहुत स्ट्रिंजेंट थे। तो लेबर लॉज भी ऐसे थे, ऐसे हैं, अभी भी हैं, अभी बदले नहीं है। मैं बताता हूँ कि क्या स्थिति है इस वक्त। पर लेबर लॉ अभी भी हमारा ऐसा है कि अगर आप जो है 100, कुछ स्टेट्स ने बदल लिया है, पर ज़्यादातर जो हमारा सेंट्रल लॉ है वो ये है कि अगर 100 वर्कर्स आपकी कंपनी में काम करते हैं तो आप किसी भी दिशा में, किसी भी स्थिति में वर्कर को जो है फायर नहीं कर सकते, आप उसको काम से नहीं निकाल सकते। तो जब कानून ऐसा होता है और वर्कर को ये पता है कि मुझे कभी निकाला नहीं जा सकता कानून के तहत,
तो वर्कर की स्वाभाविक ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि कई सारे वर्कर काम करते ही नहीं है। यही स्थिति हमारी जैसे स्कूल के जो पब्लिक स्कूल हैं उनमें है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं क्योंकि जानते हैं कि निकाल नहीं सकते तो काम पे नहीं आते, कई बार आते ही नहीं है, टीचर एब्सेंटीज्म इतना ज़्यादा है। तो सेम जो है स्थिति इस लेबर लॉ में भी ऐसी है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है हमेशा वर्कर्स को निकालना चाहती है। कंपनी का तो इंटरेस्ट इसी में है कि वर्कर रहे और प्रोडक्टिवली काम करे और कंपनी भी आगे बढ़े, वर्कर भी आगे बढ़े। पर कई बार क्या होता है कि 100 में से 3 वर्कर ऐसे हुए जो खराब होते हैं तो वो सारे एटमॉस्फेयर को खराब करते हैं, तो उनको हटाना जरूरी होता है कंपनियों के लिए। पर अगर 100 से ज़्यादा की कंपनी है तो वो नहीं हटा पाती। तो इस वजह से फिर कंपनी बड़ा नहीं बनना चाहती, खासतौर से ऐसी जो लेबर इंटेंसिव हैं, कपड़ों की इंडस्ट्री हुई, फुटवेयर की हुई, इन इंडस्ट्रीज में जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होती है वर्कर्स को डील करने की। उसमें तो फिर भी इतनी नहीं होती, जैसे आप कार बना रहे हैं या आपके जो स्कूटर बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, इनका क्या है कि लेबर कॉस्ट 4% है कुल मिला के। जो टोटल कॉस्ट हैं उनमें 4% है लेबर का हिस्सा। तो अगर जरूरत पड़े तो लेबर को पूरे जिंदगी भर की तनख्वाह देकर भी निकाल सकते हैं वो लोग कि भाई ये तुम्हारे 30 साल काम करते हैं, तुम यहाँ पे तुमने 20 साल किया है, बाकी 10 साल की तनख्वाह ये है, ठीक है चले जाओ। यानी कि गोल्डन हैंडशेक जिसको हम कहते हैं वो कर सकते हैं। पर कपड़े वाले या जूते वाले या फर्नीचर वाले जो हैं वो ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो है लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। लेबर कॉस्ट का हिस्सा 30-40% लेबर कॉस्ट का हिस्सा होता है उनका, तो उनको ये ऑप्शन नहीं है। तो ये इजाज़त होनी चाहिए। अब नए कानून सरकार ने बनाए हैं, पार्लियामेंट ने 2019 में पास किए हैं, पर वो कानून अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। इसके जो है रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो अभी भी सब स्टेट में तैयार नहीं हुए हैं, तो इस वजह से अभी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ इसमें रियायत होगी कंपनियों को कि इसमें नए कानून ने ये जो लिमिट थी वर्कर्स पे 100 से बढ़ाकर 300 कर दिए उन्होंने। हालांकि 300 भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट में आपको कम्पीट करना है तो आपको तो 1-1 लाख लोगों की कंपनीज होती हैं। अभी अगर चीन में देखें तो एक ही कंपनी में 1-1 लाख वर्कर काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं हो तो कम से कम 2-3 हज़ार वर्कर्स की कंपनी तो जरूरी हैं। हमारी भी जो एक्सपोर्ट की कंपनियां हैं, सबसे बड़ी कंपनी हमारी जो है कपड़ों में, वो शाही एक्सपोर्ट्स की है। और शाही एक्सपोर्ट्स की कंपनियां कम से कम 1500 से 2000 तक उनको वर्कर्स लगाने होते हैं, क्योंकि उसके बिना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं आ पाता, उसके बिना वो कॉस्ट भी इतनी नहीं प्रोड्यूस कर सकते जिससे कि वर्ल्ड मार्केट में compete कर सकें, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट बहुत ही competitive है, हाईली competitive। तो वहां पे आपको बहुत हाई एफिशिएंसी की जरूरत है। तो इस वजह से उसमें भी, पर नए कानून ने ये जरूर किया है कि अगर स्टेट्स, कोई राज्य इस लिमिट को 300 से बढ़ाकर 3000 भी करना चाहता है या 30,000 भी करना चाहता है, तो राज्यों को पूरी छूट है और इसमें उनको कोई कानून भी पास नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक नोटिफिकेशन के थ्रू अगर वो कर देते हैं तो ये इस लिमिट को 300 से बढ़ाकर जो भी राज्य सरकार चाहे वो कर सकती है। तो मेरी ये उम्मीद है कि एक बार ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो अगर 2 या 3 राज्यों की सरकारें भी आगे आ जाती हैं, वो आगे बढ़कर इसको 3000 या 30,000 कुछ भी कर सकें आगे बढ़ाकर, तो फिर मैं समझता हूँ कि रास्ता खुलेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है, जरूर सारे 28 राज्यों में उनको अपनी कंपनियां नहीं लगानी होती हैं। अगर 2-3 राज्य भी ऐसा कानून को बदल देते हैं तो ये कंपनियां वहां पर अपने आप को स्थापित कर सकती हैं।